हेलो दोस्तों, मैं राहुल पाठक। आज फिर से विजन आईएएस पीटी 365 की मैं तीसरी क्लास लेकर आया हूं। जो हमारा इसका हेडिंग है दूसरा, संसद राज्य विधानमंडल स्थानीय सरकार की कार्य प्रणाली। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। आज हमारी ये तीसरी क्लास है इस बुक की। और आगे चलते हैं। इसका जो पहला टॉपिक दिया गया है, आंतरिक आपातकाल। आंतरिक आपातकाल सुर्खियों में क्यों है, ये हम आगे देखते हैं। दिया गया है वर्ष 2024 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 50 वर्ष पूरे हुए। ज्ञातव्य है कि 25 जून 1945 को आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 25 जून 1945 को आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई। आपातकाल क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। भारत में आपातकाल के दौरान ज्यादातर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो जो निलंबित की जाती है मौलिक अधिकार, कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। दूसरा टॉपिक में दिया गया है, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 18 के तहत अनुच्छेद 352 से 360 में उल्लेखित है। भाग कितने में है? भाग 18। भाग 18 के तहत अनुच्छेद 352 से 360 से उल्लेखित है। तीसरे में दिया गया, इस प्रावधानों को शामिल करने के पीछे का औचित्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता व सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना है। संविधान की रक्षा करना है। आपातकाल के प्रकार, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में क्या दिया गया है? युद्ध या बाह्य आक्रमण, बाह्य आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल। तो ये दो वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जा सकती है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में क्या है? राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर यह राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय स्थिरता के समक्ष खतरा जब दिखाई देता है तो वित्तीय आपातकाल लगाई जाती है, जो कि भारत में अभी एक बार भी वित्त आपातकाल नहीं लगाई गई है। तो ये हम समझ गए आपातकाल के प्रकार को लेकर। आपातकाल 3 आर्टिकल में है, 365, 352, 356 और 360 में है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया। आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया क्या क्या है, ये हम आगे देखते हैं। अनुमोदन क्या दिया गया? आपातकाल की घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। अवधि क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा जारी करने की तिथि से 6 महीने तक लागू कर रहता है। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से अगले 6 महीनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आपातकाल को अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रावधान को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह जोड़ा गया था। फिर आगे जो दिया गया क्या इसके बारे में?
आपातकाल को मंजूरी देने का जारी रखने का संकल्प प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत पारित किया जाना चाहिए। विशेष बहुमत क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। विशेष बहुमत में दिया गया है कुल सदस्यों के 50% से अधिक तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। 50% से अधिक तथा उपस्थित मतदान करने वाले, जितने लोग उपस्थित रहेंगे मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों की बहुमत होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में क्या करना है, विशेष परिस्थिति क्या दी गई है, यदि 6 माह की अवधि के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है और आपातकाल की स्थिति को आगे जारी रखने की मंजूरी नहीं मिल पाती तो इस उद्घोषणा की वैधता लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक बनी रहती है, बशर्ते कि इस बीच राज्यसभा ने इसे जारी रखने की मंजूरी दे दी हो। ठीक है, फिर आपातकाल का निरसन क्या है ये हम देखते हैं। राष्ट्रपति किसी भी समय एक अनुवर्ती उद्घोषणा के माध्यम से आपातकाल की उद्घोषणा को रद्द कर सकता है। कौन रद्द कर सकता है, राष्ट्रपति। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। आपातकाल की घोषणा को जारी रखने की अस्वीकृति से संबंधित प्रत्येक संकल्प को लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। साधारण बहुमत से अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है, कहाँ से, लोकसभा द्वारा। फिर आगे हम देखते हैं आंतरिक आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से लाए गए संवैधानिक परिवर्तन क्या क्या है। कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, वो हम देखते हैं आगे। इसमें दिया गया है लिखित अनुमोदन। आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल, देखिए केवल की बात किया, थोड़ा यहाँ ध्यान रखेंगे, केवल मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई लिखित सलाह के आधार पर ही की जा सकती है। मौलिक अधिकार क्या दिया गया है, अनुच्छेद 359 का दायरा में सीमित, अनुच्छेद 359 का दायरा सीमित कर दिया गया। अनुच्छेद 359 का दायरा सीमित कर दिया गया। इसका अर्थ है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार 21 आपात के काल के दौरान लागू रहेंगे। तो दो अनुच्छेद जो है आपातकाल के दौरान भी लागू रहेगा, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये ध्यान में रखना है। लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर वापस 5 वर्ष कर दिया गया। तो कौन कौन से आर्टिकल में ये बात हुई थी, आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 में संशोधन करके लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से हटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 275A को हटाना क्या है। अनुच्छेद 275A यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी सशस्त्र बल या किसी अन्य बल को तैनात करने की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक समीक्षा में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में से उत्पन्न या उससे जुड़े सभी संशयों और विवादों की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी तथा उनका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो इसको हमने देख लिया। फिर आगे हम टॉपिक पे चलते हैं। अगली टॉपिक जो होगी दल बदल रोधी कानून। दल बदल रोधी कानून में क्या हमने क्यों सुर्खियों में ये हम देखते हैं, सुर्खियों में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूची के संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका खारिज कर दी। एक रिट याचिका खारिज कर दी। दल बदल रोधी कानून के बारे में हम देखते हैं यह है क्या क्या। दल बदल रोधी कानून
उन विधि निर्माताओं को अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया है जो अपने राजनीतिक दल की टिकट पर निर्वाचित होने के बाद स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देते हैं। स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देते हैं। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। किसमें, कौन से संशोधन में? 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून शामिल कर दिया गया। दल बदल से उत्पन्न होने वाले अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। सदन का पीठासीन जो अधिकारी होता है वो करता है। अयोग्यता के आधार पर निम्नलिखित आधार पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। कौन कौन सी है? यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है तब भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत और दल के पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान करता है या मतदान की अनुपस्थिति रहता है और इस तरह के कृत्य को उस दल द्वारा 15 दिनों के भीतर माफ नहीं किया जा सकता, माफ नहीं किया जाता है। यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य हो जाता है। तो आप अगर चुनाव जीत गए हैं तो किसी राजनीतिक दल में जाते हैं तो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। कोई मनोनीत सदस्य यदि सीट ग्रहण करने की तारीख 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य घोषित हो जाता है। ये चीजें दिया गया। अयोग्य घोषित होने के क्या क्या प्रावधान थे? दल बदल कानून के अपवाद। दल बदल जो कानून है उसके अपवाद कौन कौन से, ये हम देखते हैं। दल बदल कानून किसी राजनीतिक दल को किसी अन्य दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति देता है बशर्ते कि उसके कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। 2/3 जो विधायक है वो विलय के पक्ष में हो। इसमें दूसरा जो दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना जाता है तो वह अपने दल से इस्तीफा दे सकता है। पद छोड़ने के बाद वह फिर से उस दल में शामिल हो सकता है। तीसरे में क्या है, वर्तमान में पीठासीन अधिकारियों के लिए दल बदल विरोधी मामले पर निर्णय लेने की समय सीमा निर्धारित करने वाला कोई कानून मौजूद नहीं है। समय सीमा निर्धारित करने वाला कोई कानून मौजूद नहीं है। हम दल बदल कानून के बारे में देखें। अब देखिए 10वीं अनुसूची के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय कौन कौन से? कि होलोहन बनाम जाचिल 1992 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि दल बदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो कौन सा केस था ये? कि होलोहन बनाम जाचिल 1992। दूसरा क्या है? किसम मेघचंद्र सिंह वाद 2020 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। 3 महीने के अंदर निर्णय लेना होगा। तो ये किस केस में है? केसम मेघचंद्र सिंह वाद 2020। फिर आगे हम देखते हैं। आगे जो टॉपिक है दिया गया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये हमारी जो टॉपिक है, अब ये सुर्खियों में क्यों है इसके बारे में हम देखते हैं। हाल ही में भारत में कई विशेषज्ञों ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनावी प्रणाली के स्थान पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर विचार करने का मत प्रकट किया। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालियों के बीच अंतर क्या क्या है ये हम देखते हैं आगे। मापदंड, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट साधारण बहुमत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। भौगोलिक इकाई क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में देश को छोटी भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहा जाता है।
छोटी इकाई निर्वाचन है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में को निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में सीमांकित किया जाता है। पूरा देश की ही एक निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है। पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र। प्रतिनिधित्व में क्या है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। एक अब इसमें अनुपातिक में क्या है, निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, ये दिया गया है। मतदान प्रक्रिया, फर्स्ट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में क्या है, मतदाता किसी भी उम्मीदवार को मत दे सकता है, ये है। इसमें क्या है, मतदाता किसी भी दल को वोट दे सकता है। ठीक है। सीट वितरण में क्या है, किसी दल को विधायिका में वोटों की तुलना में अधिक सीटें मिल सकती हैं। नंबर दूसरा, जीतने वाले उम्मीदवारों को जरूरी नहीं कि बहुमत 50% प्लस एक में वोट मिले। और इसमें क्या है, प्रत्येक दल को प्राप्त वोटों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती हैं। आगे हम देखते हैं उदाहरण, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, भारत लोकसभा और राज्य विधानसभाएं हैं। ठीक है। फिर इसमें देखते हैं इजराइल, नीदरलैंड है। इसमें लाभ क्या है, आम मतदाताओं के लिए समझना आसान है, एक स्थिर सरकार के गठन को सुगम बनाती है, किसी इलाके में चुनाव जीतने के लिए अलग अलग सामाजिक समूहों के मतदाताओं को एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये हो गया हमारा। इसमें देखते हैं सभी दलों को का अनेक वोट शेयर के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। अल्पसंख्यक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के निष्पक्ष व्यवहार करती है। कम वोट बर्बाद होते हैं क्योंकि अधिक लोगों की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है। फिर हम देखते हैं चिंताएं इसमें क्या है, राजनीतिक दलों को उनके वोट शेयर की तुलना में अधिक या प्रतिनिधित्व है। अल्पसंख्यकों, छोटे समूहों, छोटे दलों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करती है। आगे देखते हैं, कई छोटे दलों के साथ खंडित विधायिका को जन्म दे सकती है। दूसरा, संसदीय लोकतंत्र में कम स्थिर गठबंधन सरकारें हो सकती हैं। ये हम देखें कौन कौन सा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, साधारण बहुमत प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व। आगे हम देखते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रकार। इसमें देखिए एकल संक्रमण मत प्रणाली, सूची प्रणाली, पार्टी लिस्ट सिस्टम, मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो एकल संक्रमण मत प्रणाली में क्या है, इस प्रणाली में मतदाता अपने उम्मीदवार को वरीयता क्रम में स्थान या रैंक देता है। दूसरा, इस प्रणाली को अग्रलिखित निर्वाचनों के लिए अपनाया गया है। राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद है। ठीक है। सूची प्रणाली या पार्टी लिस्ट सिस्टम, इस प्रणाली में मतदाता उम्मीदवारों को नहीं बल्कि राजनीतिक दलों को मत देते हैं। इसके बाद दल प्राप्त मतों के हिस्से के अनुपात में सीटें प्राप्त करते हैं। ठीक। मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए एक प्रत्याशी का निर्वाचन किया जाता है। इसके अलावा विविध दलों को प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर भी अतिरिक्त सीटों का भरा जाता है। ये हमने देखा। आगे हम देखते हैं टॉपिक, देखते हैं संसदीय समितियां। अब संसदीय समितियां जो हैं वो सुर्खियों में क्यों है, देखते हैं। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के पुनर्गठन के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश किए गए हैं। तो संसदीय समितियों के बारे में देखते हैं। इसका तात्पर्य ऐसी समिति से है जो संसद द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होते हैं या अध्यक्ष द्वारा नामित होती है और जो अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती है। ये सदन या अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और इन समितियों के लिए सचिवालयी सहायता की व्यवस्था लोकसभा सचिवालय द्वारा की जाती है। संसदीय समितियों का इतिहास ब्रिटिश संसद से जुड़ा है। ये समितियां अपना प्राधिकार अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से प्राप्त करती हैं।
इसमें आर्टिकल कौन कौन से प्राप्त करते हैं संसदीय समितियां? 105 और आर्टिकल 118 से प्राप्त करती हैं। अनुच्छेद 105 में क्या है ये देख लेते हैं। सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। और अनुच्छेद 118 में है संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संरचना को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। संसदीय समितियों के जो प्रकार हैं देखते हैं। तदर्थ समितियां, इन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित किया जाता है। जब ये समितियां सौंपे गए कार्य पूरा कर लेती हैं तो ये विघटित हो जाती हैं। जैसे रेलवे कन्वेंशन समिति, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन पर संयुक्त समिति आदि। अस्थायी समितियां, ये अस्थायी और नियमित समितियां होती हैं और समय समय पर इनका गठन किया जाता है। जैसे वित्त समितियां, विभागों से संबंधित विधायक अस्थायी समितियां, अधीनस्थ विधान समिति आदि। हाल ही में सुर्खियों में रही समितियों के विवरण देखते हैं। लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, संसदीय राजभाषा समिति। तो लोक लेखा समिति में क्या है, इसका गठन पहली बार 1951 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आलोक में किया गया था। दूसरा, इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसके 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। कार्य क्या है, भारत सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण करना। तो लोक लेखा समिति के बारे में हमने देख लिया। कितने सदस्य? 22 सदस्य, 15 राज्यसभा लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो हमने देख लिया। और ये कब हुआ था पहली बार? 1921 में। प्रकलन समिति को देखते हैं। इसे पहली बार 1950 में गठित किया गया। इसमें लोकसभा से 30 सदस्य शामिल होते हैं, यानी राज्यसभा से नहीं होते। कार्य, प्रशासन में दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना। यह समिति यह जांच करती है कि प्रकलनों में अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से आवंटित किया गया है या नहीं, इस बारे में बताता है। तो आगे हम चलते हैं, संसदीय राजभाषा समिति के बारे में देखते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। संसदीय राजभाषा समिति के बारे में देखते हैं। गठन कब किया गया? इसका गठन राजभाषा अधिनियम 1963 धारा 4 के अंतर्गत 1976 में किया गया। इस अधिनियम में सरकारी प्रयोजनों के हिंदी को अपनाने का उपबंध किया गया है। इसके अलावा अधिनियम लागू होने के 10 वर्ष बाद राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं सदस्यता। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होते हैं। इनका चयन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। कार्य, संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के उपभोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना तथा राष्ट्रपति के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करना है। राज्य भाषा की विशेषाधिकार समिति क्या है? राजभाषा की विशेषाधिकार समिति ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए 12 विपक्षीय सांसदों को कदाचार का दोषी पाया है। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के बारे में, यह संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन की जांच और इससे जुड़े मुद्दे के समाधान के लिए जिम्मेदार है। संसदीय विशेषाधिकार वास्तव में संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों को अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए दिए गए कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां हैं। इस समिति में 10 सदस्य होते हैं। उन्हें राज्यसभा का सभापति नामित करता है। वही लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष नामित करता है। राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष राज्यसभा के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। उनकी नियुक्ति सभापति द्वारा की जाती है। फिर हम देखते हैं कैबिनेट समितियां जो हैं। कैबिनेट समितियों के बारे में, केंद्र सरकार ने 8 कैबिनेट समितियों का गठन किया है। 8 कैबिनेट समितियों का गठन किया है केंद्र सरकार ने। कैबिनेट या मंत्री
मंडलीय समितियों के बारे में क्या है, यह समितियां संविधानेतर प्रकृति की होती है, यानी संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। ये समितियां भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 के तहत गठित की जाती हैं। कैबिनेट विशिष्ट क्षेत्रों में निर्णय लेने में मदद के लिए समिति प्रणाली का उपयोग करती है। राजनीतिक मामलों में समिति, आर्थिक मामलों में समिति और नियुक्ति समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है तथा संसदीय मामलों की समिति का अध्यक्षता गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। ठीक है, इनमें आमतौर पर केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, हालांकि गैर कैबिनेट मंत्रियों को सदस्यता से नहीं रोका जा सकता। फिर आगे हम देखते हैं टॉपिक, आगे अगला टॉपिक है संसद का सचिवालय। संसद का सचिवालय सुर्खियों में क्यों है? भारतीय संसद के गठन के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान संसदीय सचिवालय दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की प्रक्रियाओं परंपराओं के विधायी ज्ञान का संरक्षक रहा है। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 98 संसद के प्रत्येक सदन का अलग सचिवालय स्टाफ होगा। संसद कानून द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया है। यह अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन की भी अनुमति देता है। अनुच्छेद 187 में क्या है? इस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडलों के सचिवालय के लिए अनुच्छेद 98 के समान ही प्रावधान किए गए हैं। राज्यसभा और लोकसभा 1952 में अस्तित्व में आई थी। राज्यसभा और लोकसभा कब आई अस्तित्व में? 1952 में। हालांकि लोकसभा के सचिवालय को संसदीय सचिवालय ही कहा जाता रहा है। इसके विपरीत राज्यसभा के लिए राज्य परिषद सचिवालय नामक एक नए सचिवालय का निर्माण किया गया था। 1954 में दोनों सचिवालयों के नाम बदलकर क्रमशः राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय कर दिया गया था। दोनों सदनों के सचिवालयों को कार्यात्मक आधार पर 10 सेवाओं में वर्गीकृत किया गया। इन 10 सेवाओं में विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक सेवाएं, शब्दहा रिपोर्टिंग सेवाएं आदि शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति अपने अपने सचिवालयों में नए पद सृजित कर सकते हैं। हालांकि श्रेणी 1 या श्रेणी 2 के पदों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ पूर्व परामर्श करना अनिवार्य है। दोनों सदनों के महासचिव का पद भारत सरकार कैबिनेट सचिव के समक्ष है। हालांकि वरीयता सूची में कैबिनेट सचिव को 11वें स्थान पर रखा गया है, जबकि लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को 23वें स्थान पर। सचिवालय के कार्य हैं। सबसे पहला, संसद के सदनों के प्रभावी कामकाज के लिए सचिवालय सहायता उपलब्ध कराना। नंबर 2, विभिन्न संसदीय समितियों को सचिवालय सेवाएं प्रदान करना। तीसरा, अनुसाधन, साधन एवं संदर्भ सामग्री तैयार करना तथा अलग अलग डॉक्यूमेंट्स प्रकाशित करना। वेतन और अन्य भत्तों की भुगतान करना। महासचिव द्वारा पीठासीन अधिकारियों को सदस्यता और सलाह देना। सदनों की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना। ये इतने सचिवालय के कार्य हैं। सचिवालयों की संरचना क्या है? लोकसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है। प्रशासनिक प्रमुख लोकसभा महासचिव होता है। भर्ती और सेवाओं की शर्तें, ये लोकसभा सचिवालय भर्ती और सेवाओं की शर्तें नियम 1955 द्वारा शासित होती है। इन नियमों को राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श को प्रख्यापित किया है। तो राज्यसभा के सचिवालय में देखते हैं। राज्यसभा सचिवालय सभापति के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। प्रशासनिक प्रमुख महासचिव होता है। भर्ती और सेवा शर्तें, राज्यसभा सचिवालय भर्ती और सेवा शर्तें नियम 1957 द्वारा शासित होती है। इन नियमों को राष्ट्रपति ने
राज्यसभा सभापति के परामर्श से प्रख्यापित किया गया था। आगे हम टॉपिक देखे हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में क्या क्या है देख लेते हैं। दिया गया पहला टॉपिक कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव क्या है? केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति। एसीसी के नए कैबिनेट सचिव की नियुक्ति को मंजूरी दी है। उसका कार्यकाल 30 अगस्त 2024 से 2 वर्षों के का होगा। कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। कैबिनेट सचिव के बारे में देख लेते हैं। इसकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर की जाती है। युवा भारत सरकार कार्य का आवंटन नियम 1961 के और भारत सरकार कार्य संचालन 1961 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। मुख्य कार्य केंद्रीय मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना, मंत्रालयों और विभागों के बीच मतभेदों को दूर करना आदि है। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का प्रदेश अध्यक्ष भी होता है। कैबिनेट सचिव जो होता है सिविल सेवा बोर्ड का प्रदेश अध्यक्ष होता है। कैबिनेट सचिव के पास केंद्र सरकार के विभागों के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है। उसे केंद्र सरकार के सचिवों के बीच सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। दूसरा टॉपिक देखेंगे संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति ने 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति का अभिभाषण के बारे में देख लेते हैं क्या है। संविधान के अनुच्छेद 86(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण कर सकेगा। हालांकि संविधान के लागू होने के लेकर अभी तक किसी भी राष्ट्रपति ने इस प्रावधान के तहत अभिभाषण नहीं किया है। ठीक है, हालांकि संविधान के लागू होने के लेकर अभी तक कोई भी नहीं किया है। संविधान के अनुच्छेद 87 में ऐसे 2 अवसर दिए गए हैं जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विशेष अभिभाषण देता है। ये 2 अवसर हैं। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में ऐसा कर सकते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद 87(1) के तहत प्रत्येक सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इस प्रावधान में संशोधन किया गया था। तीसरा टॉपिक देखते हैं संसद सदस्यों की शपथ। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई। शपथ में संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है? संविधान का अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति और उसके द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा। शपथ के प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में दिए गई है। यदि कोई सदस्य शपथ लिए बिना सदन में अपना स्थान ग्रहण करता है तो उसके लिए अनुच्छेद 104 के दंड या प्रावधान किया गया है। इस नियम का अपवाद कोई व्यक्ति संसद के लिए चुने बिना भी मंत्री बन जाता है, हालांकि 6 महीनों के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना पड़ता है। शपथ अंग्रेजी में या संविधान में अनुसूची 22 भाषाओं में से किसी भी में ली जा सकती है। तो हमारा समाप्त हुआ। अब हमारा इसका जो तीसरा भाग है इसे हम शुरू करेंगे संविधान से संबंधित मुद्दे। तो इसी पर हम रोकते हैं क्लास को, नहीं देख लेते हैं कितना है, फिर इसके बाद इसको भी समाप्ति करते हैं, फिर अगली क्लास चलेगी हमारी। नहीं इसमें ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा क्लास हो जाएगी लंबी, तो हम इसे यहीं पर रोकते हैं और संविधान से संबंधित मुद्दे हम आगे पढ़ेंगे जिसमें नागरिकता वगैरह सब है। तो यहीं पर रोकते हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो ये आप बताइएगा, और अगर कहीं त्रुटि होगी, कमी होगी बोलने में या समझाने में, अब इसमें क्या समझाना है, समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसलिए हम पढ़ ही रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा हिसाब से, और फिर यहीं पे हम क्लास को